हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीडीपी में करेंगे मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। ये हमारी थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट की थर्ड थ्योरी कर रहे हैं हम, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। इससे पहले हम सोशो कल्चर थ्योरी और कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी। तो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी लॉरेंस कोलबर्ग ने दी। कोलबर्ग ज़्यादा फेमस है, मतलब बोलने में ज़्यादा हम कोलबर्ग थ्योरी बोलते हैं कि कोलबर्ग थ्योरी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है। तो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी? लॉरेंस कोलबर्ग ने दी। अब जैसे जो पियाजे है वो कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, मतलब बच्चे की इंटेलिजेंस, बच्चे की कोग्निशन कैसा है। और जो सोशल कल्चर थ्योरी है वहाँ पर वाइगोस की बात करते हैं कि जो बच्चा है वो अपने कल्चर से सीखता है, अपनी सोसाइटी से सीखता है। मतलब कि अगर एक बच्चा एक कल्चर से वो सीख रहा है कि कैसे मुझे टॉयज से खेलना है, तो दूसरे कल्चर से वो सीख रहा है कि कैसे मुझे आउटडोर गेम कैसे खेलने हैं। तो मतलब कि अलग अलग कल्चर से जो बच्चा है वो अलग अलग चीज़ें सीखता है। वैसे कोलबर्ग बात करते हैं मॉरल डेवलपमेंट से पता लग रहा है कि यहाँ पर जो है मॉरल मतलब कुछ ना कुछ नैतिक की ही बात होगी। तो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में है कि बच्चे में मोरल रीजनिंग कैसे डेवलप होती है। मोरल रीजनिंग मीन्स बच्चे को कब पता बच्चा जो है वो राइट और रॉन्ग मतलब कि गलत और सही के बीच में कैसे डिसीजन लेता है। तो जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है वो बात करती है कि बच्चे में मोरल रीजनिंग, जो मोरल लॉजिक है, रीजनिंग है, वो कैसे डेवलप होता है, किस स्टेज तक उसकी जो मोरल रीजनिंग की ग्रोथ हो जाती है। बच्चा जो है वो राइट और रॉन्ग, गलत सही के बीच में कब डिसीजन लेता है, मतलब कैसे उसको डिसीजन लेना चाहिए राइट और रॉन्ग के बारे में। कई बार क्या होता है कि जो कोई भी व्यक्ति है वो मोरल डायलिमा में फंस जाता है। डायलिमा का मतलब होता है दुविधा, इसको हम हिंदी में दुविधा बोलते हैं। दुविधा मीन्स कि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम दुविधा में, डायलिमा में फंस जाते हैं कि हम दोनों में से किस सिचुएशन को चूज़ करें। दोनों सिचुएशन हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होती है, दोनों में से, और एक दोनों ही अपने आप में सही है, दोनों अपने आप में गलत है, हमें एक को चूज़ करना है। तो वो दुविधा हो गई कि दोनों में से हम किस रास्ते पे जाएं। अब एक रास्ता इस तरफ जा रहा है, एक रास्ता इस तरफ जा रहा है, हम दोनों में से किस रास्ते पे चले, कौन सा रास्ता हमारे लिए आगे आगे के लिए सही रहेगा, हमें नहीं पता। तो ये हमारे लिए दुविधा हो गई। तो उस मोरल डायलिमा की बात करते हैं कोलबर्ग। मोरल डायलिमा में कोलबर्ग ने एक फेमस एग्जांपल है हेंस का डायलिमा। हेंस का डायलिमा में क्या होता है, जो हेंस है वो एक व्यक्ति है जो यूरोप में रहता है। उसकी वाइफ है, उसकी वाइफ को एक रेयर टाइप का कैंसर हो गया। तो अब उस कैंसर से बचने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था, मतलब कोई उसकी दवाई नहीं थी। तो किसी भी केमिस्ट वाले ने सजेस्ट किया कि आप रेडियम नाम का एक जो ड्रग आता है वो यूज़ करो, उस दवाई को लोगे तो आपकी जो वाइफ है वो ठीक हो जाएगी। जो रेडियम नाम की जो दवाई थी, जो केमिकल था, जो ड्रग था, वो $200 का था वैसे। और उस केमिस्ट वाले को पता था कि जो हेंस की जो वाइफ है वो सिर्फ उसी ड्रग से बच सकती है, उसी केमिकल से बच सकती है। तो उसने क्या किया, प्रॉफिट को कमाने के लिए, उसको पता कि हेंस को तो वो लेना ही पड़ेगा, वो ज़रूरी है उसकी वाइफ के लिए। तो उसने जान करके उसकी दवाई के प्राइस को बढ़ा दिया। जो $200 का था उसने वो $2000 का कर दिया, क्योंकि उसको पता है कि उसकी मजबूरी है कि वो दवाई को लेगा। तो अब हेंस उस केमिस्ट वाले के पास गया तो उसने उस दवाई का प्राइस $2000 बताया। हेंस के पास इतने पैसे नहीं थे उस चीज़ को लेने के लिए, तो वो मुश्किल से $160 ही इकट्ठा कर पाया। तो उसने $160 उसको दिए केमिस्ट वाले को, और आप उसको कहा भाई दवाई दे दो। वो दवाई देने से मना कर गया क्योंकि उसने उसका रेट $2000 रखा हुआ था। हेंस ने काफ़ी रिक्वेस्ट की कि आप वो दवाई दे दो, पर वो दवाई वाला, केमिस्ट वाला, मना कर गया। तो लास्ट में हेंस ने क्या किया, उस दवाई के शीशे को वहाँ से चुरा लिया, मतलब उस केमिस्ट वाले से उस दवाई के शीशे को चुरा लिया। अब यहाँ पर जो हेंस है वो डायलेमा में था, मतलब या तो उसके पास दो सिचुएशन थी, या तो वो $2000 इकट्ठा करे दवाई ले, या तो वो दवाई को चुराए, या फिर अपनी वाइफ को मरने दे। मतलब अगर उसकी वाइफ बचेगी तो उसी दवाई से बचेगी, या तो वो $2000 इकट्ठा करके उस दवाई को परचेस करे, नहीं तो उस दवाई को चुरा के अपनी वाइफ को बचाए। अब दोनों सिचुएशन में फंसा हुआ था हेंस, या तो वाइफ को बचाए या फिर दवाई को ना चुराए, मतलब कि। तो इसी डायलिमा की बात करते हैं कोलबर्ग कि हमें इस डायलिमा से, मतलब हमें सही और गलत के बीच में
कैसे फैसला लेना चाहिए। अब हेंस ने उस दवाई को चुरा लिया और अपनी वाइफ को बचा लिया, तो अब यही डिसीजन है, यहीं पर बात है कि हेंस ने सही किया या गलत। तो इसके लिए कोलबर्ग ने टोटल 6 स्टेजेस, मतलब कि 6 स्टेज दिए हुए हैं मॉरल डेवलपमेंट के। अलग अलग स्टेज हैं। अगर हम लेवल की बात करें तो लेवल 3 है। लेवल 3 है मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी के, और स्टेज कितनी है? 6। लेवल 3 है प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पर स्टेज इसकी 6 हैं। प्री कन्वेंशनल के भी 2 स्टेजेस हैं आगे फर्दर, कन्वेंशनल के भी आगे 2 स्टेजेस हैं फर्दर, और पोस्ट कन्वेंशनल के आगे 2 स्टेजेस हैं। तो कोलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी को टोटल 6 स्टेज में डिवाइड किया हुआ है और 3 लेवल में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट आती है प्री कन्वेंशनल थ्योरी। प्री कन्वेंशनल थ्योरी में स्टेज है फर्स्ट ओबीडेंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। ओबीडेंस और पनिशमेंट, मतलब यहाँ पर जो बच्चा है वो सिर्फ इसीलिए सही काम करता है या फिर सिर्फ इसीलिए गलत काम करता है कि उसको जो है वो पनिशमेंट ना मिले। मतलब वो सही काम सिर्फ इसलिए करेगा ताकि उसको पनिशमेंट ना मिले। पनिशमेंट से बचने के लिए ही वो जो है सही काम करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी भी बच्चा है, कोई बच्चा है, वो अपने फ्रेंड का टॉय, मतलब अपने फ्रेंड का खिलौना सिर्फ इसलिए नहीं चुरा रहा क्योंकि उसको पता है कि अगर वो उसका खिलौना चुरा लेगा, उसको टॉय चुरा लेगा, तो जो टीचर है उसको पनिशमेंट देगी। इस वजह से उस अपने फ्रेंड का टॉय खिलौना नहीं चुरा रहा। तो यहाँ पर जो ओबीडेंस और पनिशमेंट का जो है, इसमें यही बात होती है कि जो बच्चा है वो सिर्फ पनिशमेंट के डर से ही सही काम करता है। सेकंड है इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, या इसको हम पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन भी कहते हैं। इसके और भी नाम हैं, जैसे पर्सनल म्यूचुअल एक्सचेंज ओरिएंटेशन। तो इस यहाँ पे तो बच्चा सही काम इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं गलत काम करूँगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। मतलब गलत काम से बचने के लिए, पनिशमेंट से बचने के लिए ही वो सही काम कर रहा है। पनिशमेंट से बचने के लिए वो सही काम कर रहा है। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन में क्या है कि यहाँ पर बच्चा इसलिए काम कर रहा है क्योंकि उसको अपना पर्सनल रिवॉर्ड चाहिए। मतलब वो कुछ ना कुछ रिवॉर्ड पाने के लिए ही काम कर रहा है। इसको हम टिट फॉर टैट भी कह देते हैं। टिट फॉर टैट मतलब जैसे हो तैसा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर किसी पेरेंट्स ने बच्चे को कहा कि आप मार्केट से कोई भी सामान ले आओ, तो बच्चा क्या कहेगा कि मैं मार्केट से सामान तब लेके आऊँगा जब आप बदले में मुझे क्या दोगे। मतलब यहाँ पर बच्चा सिर्फ अपने पर्सनल रिवार्ड के चक्कर में ही काम कर रहा है कि भाई मुझे क्या मिलेगा बदले में, तो यहाँ पर मुझे क्या रिवॉर्ड मिलेगा, अगर मैं सामान लेके आऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा, इसलिए वो सामान लेके आएगा कि उसको बदले में कुछ ना कुछ मिलेगा। तो इंस्ट्रूमेंटल और पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन में यहाँ पे है कि जैसा टिट फॉर टैट, जैसा वो काम करेगा वैसे उसको बदले में कुछ ना कुछ चाहिए। तो ये था इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन या फिर पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन। मतलब सिर्फ पर्सनल रिवार्ड, अपने खुद के रिवार्ड के चक्कर में ही वो काम कर रहा है। थर्ड है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इसको हम गुड बॉय और गुड गर्ल भी कह देते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मतलब यहाँ पर वो अच्छा बनने के वजह से ही काम कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम हैंस डेलिमा की बात करें तो हैंस डेलिमा अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसने अच्छा बनने के लिए, मतलब अपनी वाइफ को बचाने के लिए ही उसने दवाई चुराई। तो अगर हम इस स्टेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो सही था। मतलब वो गुड बाय गुड गर्ल वाली ओरिएंटेशन वाली बात हो गई कि भाई वो, तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने सही काम किया। अपनी वाइफ को बचाने के लिए, अपनी वाइफ को सेव करने के लिए उन्होंने गुड बॉय का काम किया, अच्छा काम किया कि अगर वो दवाई ना चुराते हेंस तो उसकी वाइफ जो है उनकी डेथ हो जाती। तो उन्होंने सही काम किया है। तो अगर इस स्टेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हेंस अपनी जगह सही थे। मतलब उन्होंने सही काम किया, गुड बॉय वाला काम किया है अपनी वाइफ को सेव करने के लिए। तो यहाँ पर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मतलब जहाँ पर अच्छा बनने के लिए ही हम काम करते हैं। कोई भी बच्चा है वो इसलिए सामने वाले के, अपने पेरेंट्स की बात मानेगा क्योंकि उसको अच्छा बच्चा बनना है। मतलब अच्छा बच्चा बनने के लिए वो सामने वाले की बात मान रहा है।
कन्वेंशनल की सेकंड स्टेज आती है अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। यहाँ के नाम से पता चल रहा है कि सोशल ऑर्डर और अथॉरिटी को मेंटेन करने के लिए ही यहाँ पर काम किया जाता है। अब अथॉरिटी सोशल ऑर्डर अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो सोशल ऑर्डर मतलब कि हम लॉ और ऑर्डर को सेव कर रहे हैं हम यहाँ पर, ना तो हम लॉ को तोड़ रहे हैं और ना हम ऑर्डर को तोड़ रहे हैं, मतलब लॉ और ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही हम अपना काम कर रहे हैं। तो अगर हम इस स्टेज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हेंज ने गलत काम किया, क्योंकि उन्होंने दवाई को चुराना नहीं चाहिए था, तो उन्होंने दवाई को स्टील या चुराया तो मतलब वो गलत था। तो इस स्टेज के अकॉर्डिंग क्या है, उन्होंने लॉ को तोड़ दिया। अब उन्होंने दवाई चुरा के एक कानून को तोड़ा है, तो इस वजह से वो गलत थे। तो अपने अलग अलग स्टेज के हिसाब से हेंज कई उनका डिसीज़न सही भी था, कहीं जगह उनका डिसीज़न गलत भी था। तो ये थी हमारी फोर्थ स्टेज कन्वेंशनल लेवल की लॉ और ऑर्डर स्टेज, या फिर हम इसको मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन भी कह देते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हेंज गलत है, क्योंकि उन्होंने कानून को तोड़ा है, लॉ को तोड़ा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है नेक्स्ट लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में आता है फिफ्थ स्टेज है हमारी ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन का है कि जब कोई भी जो व्यक्ति है वो समाज के लिए अपनी आवाज़ उठाता है। सोशल से ही पता लग रहा है कि समाज के लिए आवाज़ उठाना, समाज के लिए अपनी आवाज़ उठाता है, तो वो सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन हो गया। ये मतलब थोड़ा बड़े लेवल का आ जाता है। यहाँ पे बिल्कुल बच्चों वाला केस है कि भी बच्चा 2 साल का बच्चा 3 साल का बच्चा वो सिर्फ इसलिए मान रहा है क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने ये वाली काम कर दिया तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। फिर उसके बाद थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो अपने लिए पर्सनल रिवॉर्ड करना शुरू कर देता है कि मैं ये वाला काम कर तो दूंगा पर मुझे बदले में क्या मिलेगा। अब थोड़ा बच्चा बड़ा होता है, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ चल रही है। थोड़ा बच्चा छोटा था, फिर थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा और बड़ा हो गया, तो उसको पता है कि मुझे अच्छा बनना है, मतलब अच्छा बच्चा बनना है, तो फिर मुझे ये वाला काम करना चाहिए। उसको पता है कि थोड़ा सा सही गलत का उसको अंदाज़ा हो जाता है कि अगर मैं ये वाला काम करूँगा तो मैं सबकी नज़र में अच्छा रहूँगा, मैं अच्छा बच्चा बनूँगा। फिर थोड़ा और बड़ा होता है तो उसको पता है कि मुझे ये कानून नहीं तोड़ना चाहिए, या फिर मुझे इसका कानून का पालन करना चाहिए, मुझे स्लो को मानना चाहिए। अगर मैं स्लो को नहीं मानूँगा तो फिर वो लॉ टूट जाएगा, मतलब वो गलत होगा, वो इलीगल होगा। फिर बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है तो उसको पता है कि मुझे सोसाइटी के लिए भी काम करना है, सब वो समाज के लिए भी आवाज़ उठाएगा, मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट समाज के लिए आवाज़ उठाएगा, अपने लिए आवाज़ उठाएगा। उसको पता है कि अगर मैं ये वाला काम अगर मुझे दिया गया है तो जो गलत है तो उसको पता है कि वो चीज़ मेरे लिए गलत है, तो वो उस चीज़ के लिए भी आवाज़ उठाएगा। नेक्स्ट स्टेज है, लास्ट स्टेज है हमारी ये यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल मतलब यहाँ पर जो है वो सबके हित के लिए काम करता है। यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौमिक, मतलब सबके लिए काम करना। तो यहाँ पर जो है वो सबके लिए काम करता है, मतलब अगर उसको अपनी जान की बाजी भी लगाए तब भी वो जान की बाजी लगा के भी सबके लिए काम करेगा। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हेंज अपनी जगह सही थे, क्योंकि उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर, मतलब भले ही उन्होंने लॉ तोड़ा एक तरफ पर उन्होंने अपनी वाइफ को भी बचा लिया, तो वो इसके हिसाब से सही था। तो ये था हमारा मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जो लॉरेंस कोलबर्ग ने दी थी, जो बात करते हैं कि हमें राइट और रॉन्ग के बीच में डिसीज़न लेना आना चाहिए, मतलब कि सही क्या है हमारे लिए और गलत क्या है हमें पता होना चाहिए। कि अगर हम किसी डायलेमा में सिचुएशन में आ जाते हैं तो हमें उसको कैसे फेस करना है, कैसे हमें अपने राइट रॉन्ग डिसीज़न लेना है, तो हमें पता होना चाहिए। अगर इसके अंदर पूछा जाए कि कोलबर्ग थ्योरी है उसमें कितने लेवल हैं, तो 3 लेवल हैं, 3 लेवल हैं, और स्टेज कितनी है 6। उसके बाद कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर जो है, मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन स्टेज है वो कौन से लेवल में है, तो वो कौन से लेवल में है, कन्वेंशनल लेवल में है। या फिर पूछा जाए कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन कौन से लेवल में है, तो वो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में है। मतलब अगर हमें इनका नाम भी अच्छे से याद करने हैं और कौन से पॉइंट में क्या है वो भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये थी हमारी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।